चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इसमें आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? इसको शॉर्ट में मैं इकोट्रिक्स बोलता हूँ। इकोनोमेट्रिक्स, वो इकोनोमेट्रिक्स जो है, इकोनोमेट्रिक्स ये तीन सब्जेक्ट से मिल करके बना। इससे आजकल अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग टैकल करें। इकोनोमेट्रिक्स जो है तीन सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है। एक है इकोनॉमिक्स। इकोनोमेट्रिक्स जो है तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स और तीसरा है मैथ। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट से मिल करके हमारा इकोनोमेट्रिक्स बनता है। तो देखो इकोनोमेट्रिक्स कितनी बड़ी चीज है। आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स आती है ना, तुरंत जॉब मिल जाएगी, तुरंत प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। तो अब भाई ये इकोनोमेट्रिक्स करता क्या है? ये क्या करता है कि हमारे पास जस्ट हमारे पास जो भी इकोनॉमिक मॉडल है ना, हमारे पास जो भी इकोनो इकोनॉमिक इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, उसको 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 जब हम उसको जब हम इम्पीरिकली इम्पीरिकली स्टडी करते हैं, तो वो इकोनोमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, या इकोट्रिक्स कहलाता है। इकोट्रिक्स लिख रहा हूँ तो इकोनोमेट्रिक्स है, ठीक है ना। यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या है कि जो भी इकोनॉमिक मॉडल हैं उनका जब हम इम्पीरिकली यानी डेटा के आधार पर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स। यानी जैसे मैं मार्शल ने क्या बोला, हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड। क्यों भाई? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। यही कहता है ना कि क्वांटिटी डिमांड, जो मांग है वो कीमत का फलन। तो अब इकोनोमेट्रिक्स क्या करेगा? डेटा लेगा, बाजार में जाएगा, कीमत का आंकड़ा लेगा, मांग का आंकड़ा लेगा, और उससे क्या टेस्ट करेगा कि क्या मांग का नियम जो कहता है कि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग भी बढ़ घट जाती है, क्या ये बात सही है कि नहीं। यानी इसको टेस्ट करता है मांग का नियम को। कौन? इकोनोमेट्रिक्स। किसके द्वारा? डेटा के। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना। यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, जो इकोनॉमिक मॉडल है उनका मेजरमेंट करता है। किसके आधार पर? डेटा के आधार। सैंपल का डेटा लेगा और उसके आधार पर बता देगा कि ये जो मॉडल है वो सही है कि गलत। ठीक है ना। क्यों भाई, समझ में आया?
हम्म। अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये पहला एग्जांपल, एक और मान लो हम लोग लिखते हैं ना, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। हम लोग पढ़ते हैं ना, उपभोग जो है वो किसका फलन होता है? उपभोग आय का फलन। उपभोग जो है वो आय का फलन होता है। तो अब इकोनोमेट्रिक्स क्या करेगा? आय का आंकड़ा लेगा, उपभोग का आंकड़ा लेगा और निकालेगा कि जो उपभोग है वो क्या सही में आय का फलन है, वो भी कैसा? पॉजिटिव। आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है ना। तो इकोनोमेट्रिक क्या करेगी? इसका आंकड़ा लेगी, इसका आंकड़ा लेगी, दोनों का डेटा लेगी और टेस्ट करेगी क्या बात ये सही है जो उपभोग फलन कीन्स ने दिया है, ये क्या रियल लाइफ में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर इंपेरिकली हम लोग डेटा लें। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेश किसका फलन? ब्याज दर का फलन। कैसा संबंध है दोनों में? निगेटिव संबंध। तो अब इकोनोमेट्रिक्स क्या करेगा? ब्याज दर का आंकड़ा लेगा, डेटा लेगा और निवेश का डेटा लेगा और दोनों का में संबंध दिखाएगा, और अगर संबंध मिल गया निगेटिव तो यह इकोनॉमिक मॉडल सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स जो कहती है कि निवेश जो है ब्याज दर का फलन है, वो भी घटता हुआ, तो डेटा के आधार पर अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब सही है ये इकोनॉमिक मॉडल। यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक थ्योरी को मेजरमेंट करता है, उनको इंपिरिकली स्टडी करता है, डेटा के आधार पर उनकी स्टडी करता है कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं क्या वो डेटा के आधार पर एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, वो खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती। ठीक है ना? समझ में आया? क्यों भाई, पूजा, शालिनी, समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे कि डेटा कितने तरह का होता है। अब भैया डेटा की बात हो रही ना, आंकड़े किसके तरह, कितने तरह के होते हैं? आंकड़े, आंकड़े बेसिकली तीन तरह के। एक होता है टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा। एक होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। एक होता है पूल्ड डेटा, पूल्ड डेटा। एक होता है समय श्रृंखला आंकड़े, समय श्रृंखला आंकड़े। एक होता है तिर्यक आंकड़े, तिर्यक आंकड़े। और एक होता है पूल्ड, पूल्ड आंकड़े। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग समझे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये समय श्रृंखला आंकड़े क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। टाइम सीरीज डेटा यानी समय श्रृंखला आंकड़े। नाम से ही पता हो जाना चाहिए, समय श्रृंखला आंकड़े। ठीक है, यानी ऐसे आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो हम एक टाइम पीरियड में लेते हैं। ठीक है ना? ऐसे आंकड़े, लिख लो, ऐसे आंकड़े, आंकड़े जो एक एक समयावधि, समयावधि से संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डेटा या समय श्रृंखला। यानी ऐसे डेटा, ऐसे आंकड़े जो समयावधि से संबंधित, जैसे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आंकड़ा हम लोग क्या करते हैं? एक समयावधि में करते हैं ना। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का हम लोग आंकड़ा कैसे लेते हैं? टाइम सीरीज डेटा पर आधारित है ना राष्ट्रीय आय। अब जैसे एक और एग्जांपल ले,
जैसे एक हम किसी एक कॉलेज के बच्चों का स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो आप किसी एक कॉलेज के बच्चों की स्टडी करना चाहते हैं कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे, तो हम पिछले 20-25 वर्षों का डेटा लेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे 20-25 वर्षों का, और उस बेस पर हम कह सकते हैं ना ओवर अ पीरियड। 20-25 साल का डेटा का मतलब क्या है, टाइम सीरीज डेटा हो गया ना। 20-25 साल का डेटा हम लेंगे उस कॉलेज का और देखेंगे कि बच्चों के मार्क्स किस तरह से आ रहे हैं, लगातार घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा डेटा हो जाएगा टाइम सीरीज डेटा। और टाइम सीरीज डेटा हमेशा कैसे कैसे होते हैं, एनुअली होते हैं, एनुअली, एनुअली, ठीक है, क्वार्टरली, क्वार्टरली, यानी इसका मतलब वार्षिक हो सकते हैं, वार्षिक, छमाही, तिमाही, ठीक है, इस तरह के डेटा होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं भाई, क्लियर है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है भाई, यानी तिर्यक आंकड़े। तिर्यक आंकड़े क्या होते हैं, तिर्यक आंकड़ों जो है, यहां पर क्या था, समयावधि था, यहां पे समयावधि से कोई संबंध नहीं। इसको लिखो, अलग अलग, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सेक्शन का डेटा लेना, का डेटा लेना, लेना, या अलग अलग, या अलग अलग, अलग अलग तरह का डेटा लेना, डेटा लेना, ठीक है, एक टाइम पर, एक अलग अलग तरह का डेटा लेना एक टाइम पर, एक टाइम पर, तो वह तिर्यक आंकड़े का, तिर्यक आंकड़े होते हैं। यानी तिर्यक आंकड़ा क्या है भाई, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, इसमें अलग अलग सेक्शन का डेटा होता है एक ही टाइम पर। वहां पर क्या था, एक समयावधि से संबंधित, लेकिन तिर्यक आंकड़ों में क्या है, एक ही समय पर विभिन्न सेक्शनों से जो डेटा लिया जाता है, अलग अलग तरह का जो डेटा लिया जाता है, जो आंकड़े लिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तिर्यक आंकड़े। इसका एक एग्जांपल लें, जैसे कॉलेज का ही ले लो। उसमें हम लोगों ने क्या लिया था कि एक कॉलेज के बच्चों के मार्क्स की स्टडी किए थे, 15-20 साल का डेटा, पिछले 15 से 20 साल के डेटा किया था। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में क्या हो जाएगा भाई, कि हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी एक समय पर 15-20 कॉलेज का डेटा लेंगे। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एक ही समय पर, एक समय पर, यानी एक समय पर 15 से 20 कॉलेज की स्टडी करेंगे हम, कॉलेज की स्टडी करेंगे और देखेंगे उन कॉलेज के बच्चों के मार्क्स कैसे हैं एक ही समय पर। तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया ना, यानी एक ही समय पर अलग अलग तरह का डेटा, अलग अलग सेक्शन का डेटा, अलग अलग कॉलेजों का डेटा। जबकि एक ही कॉलेज का 15 से 20 साल के डेटा पर स्टडी कर रहे हैं, तो समय समय श्रृंखला वाला हो। और एक ही समय पर 15 से 20 कॉलेज का करोगे तो वो तिर्यक का आंकड़ा हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में संबंध पता चल गया। क्यों भाई, दोनों में अंतर क्लियर है, हैं? पूजा, समझ में आया बेटा? काजोल, शालिनी, अब तीसरा है पूल्ड डेटा। पूल्ड डेटा, पूल्ड डेटा क्या होता है भाई, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन। पूल्ड डेटा क्या होता है, वह डेटा, वह आंकड़ा, वह आंकड़ा जिसमें, जिसमें टाइम भी हो, टाइम भी है, तथा
स्पेस भी है, यानी क्रॉस सेक्शनल भी है, क्रॉस भी है, यानी जिसमें समय श्रृंखला भी है और क्रॉस सेक्शनल तिर्यक आंकड़े भी। मतलब यहाँ पर टाइम सीरीज डेटा भी है और क्रॉस सेक्शनल डेटा भी है, ठीक है ना। तो उसको पूल्ड डेटा कहते हैं, पूल्ड डेटा कहते हैं, ठीक है ना। पूल्ड डेटा क्या है? पूल बना देना, यानी टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल मिल करके क्या बनते हैं? पूल्ड डेटा। आंकड़े और तिर्यक, क्यों भाई, तीनों समझ में आ गया होगा। समझ आ गया। पूजा समझ में आ गया बेटा? काजोल क्लियर है? आवाज तो आ रही है ना मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? शालिनी क्लियर है? हम्म। पूजा क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत आ रही है क्या? वीडियो नहीं दिख रही है। सब क्लियर है। हम्म। क्यों भाई, वीडियो दिख रहा है ना बेटा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पूजा जी सर क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले, रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन, प्रतिगमन विश्लेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन मतलब होता क्या है, क्यों भाई रिग्रेशन प्रतिगमन का मतलब क्या है? कोई बताओ भाई। हैं? किसी को मालूम है? पूजा, काजोल, पता है बेटा रिग्रेशन का मतलब क्या है? नहीं पता? अच्छा, देखो रिग्रेशन का मतलब है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना कि जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स है वो क्या करता है कि जो आर्थिक सिद्धांत हैं, जैसे मांग का नियम है, उसको डेटा के आधार पर टेस्ट करता है। यानी मान लो दो वेरिएबल लिया हम लोग ने, एक मांग लिया, एक क्वांटिटी डिमांडेड लिया। हमने यहाँ पर लिख दिया ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी जो मांग है वो कीमत का फलन है। तो ये मांग का नियम है ना, ये इकोनॉमिक थ्योरी है ना। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक मांग है एक कीमत है। तो दो तरह के वेरिएबल को क्लैरिफाई करते हैं। एक वो वेरिएबल होते हैं जो इनकी वैल्यूज हम जानना चाहते हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में एक वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यूज हम जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं? मांग जानना चाहते हैं। मांग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ना यहाँ पे। मांग क्या है? आश्रित चर है, जिसकी वैल्यू हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मांग किसके ऊपर निर्भर है? प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब मांग हमें नहीं पता है, हमें पता क्या है? प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें मांग पता करना है अगर कीमत दी, ठीक है ना। तो मांग क्या है यहाँ पर? हमें पता करना है, यानी एक वो वेरिएबल है जो हम जानना चाहते हैं जिसकी वैल्यू, ठीक है ना। और दूसरा वो वेरिएबल है जो जिसको हम स्वतंत्र चर बोलते हैं, स्वतंत्र चर, यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। यानी एक वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है और एक वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है ना भाई।
तो जो वेरिएबल हमें जानना है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, किसके बेसिस पे? जिसकी वैल्यू हमें पता है। यानी हमें कीमत की वैल्यू मान लो अगर दी हुई है तो हमें मांग पता चल जाएगा ना कि मांग कितनी होगी। क्यों भाई? लेकिन आप लोग बताओ जरा, अगर मान लो हम इस क्वांटिटी जो मांग ले रहे हैं, ये मान लो सेब की मांग और ये सेब की कीमत है, ठीक? अगर सेब की कीमत 2 रुपया है तो कितनी मांग होगी, क्या कोई बता सकता है? कितनी मांग होगी? क्यों भाई? काजोल बताओ जरा। पूजा, सेब की अगर कीमत 2 रुपया है तो सेब की मांग कितनी होगी? कैसे बताओगे? हैं? क्यों भाई? पता है आप लोगों को? सेब की अगर कीमत 2 रुपया है तो मांग कितनी होगी सेब की? नहीं पता ना? बताओ भाई, नहीं पता कि पता है? शालिनी, पता है? नहीं पता। ये कोई नहीं बता सकता कि अगर सेब की कीमत 2 रुपया है तो ऑन एंड तो सेब की मांग कितनी होगी? अब यानी सेब की कीमत हमें पता है, सेब की मांग हमें पता करनी है। तो जो इसके लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं, जो प्रक्रिया लगाते हैं, अगर एक वेरिएबल की कीमत दी हुई है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अगर मान पता है तो दूसरे वेरिएबल का मान क्या होगा, इसके लिए जो हम प्रोसेस जो प्रक्रिया यूज करते हैं, जो प्रक्रिया लगाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिगमन। क्या बोलते हैं? प्रतिगमन, रिग्रेशन, उसी को बोलते हैं गमन। समझ में आया ना? अब समझते हैं कि प्रतिगमन होता क्या है, फिर उसी पे आएंगे। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन, प्रतिगमन होता क्या है? प्रतिगमन का मतलब होता है मूविंग बैकवर्ड। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? मूविंग बैकवर्ड। मूविंग बैकवर्ड, या फिर ओ आर करके लिख लो, मूविंग बैक बैक टू द एवरेज। मूविंग बैक टू द एवरेज यानी औसत की तरफ जाना। रिग्रेशन, प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? औसत की तरफ जाना, औसत की तरफ जाना, जाना, औसत की तरफ जाना। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? औसत की तरफ जाना। अब समझ में आ गया कि नहीं भाई? रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया ना? यानी औसत। ये बताओ कि अगर सेब की कीमत 2 रुपया है तो सेब की मांग कितनी वास्तविकता में होगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं? हमेशा औसत चीजें देखते हैं। अगर सेब की कीमत इतनी है तो औसत रूप से सेब की मांग कितनी होगी, ठीक है? ये हम कह सकते हैं। और ये किसके द्वारा कह सकते हैं? प्रतिगमन के द्वारा। क्योंकि प्रतिगमन क्या देता है हमें? औसत रिजल्ट देता है, औसत परिणाम देता है, ठीक है ना? यानी रिग्रेशन कभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू नहीं देता। रिग्रेशन हमें क्या देता है? हमेशा औसत वैल्यू देता है। यानी रिग्रेशन हमें औसत की ओर ले जाता है। अगर सेब की कीमत इतनी है तो सेब की मांग ऑन एन एवरेज यानी औसत रूप से कितनी होगी, मान लो, ये बताएगा हमें रिग्रेशन। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्लियर है सभी को? क्यों भाई? समझ में आया? यस सर। बताओ भाई। हाँ, काजोल, समझ में आया? जहां भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते हो। हाँ।
तो ये है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है? मूविंग बैकवर्ड, यानी मूविंग बैकवर्ड टू द एवरेज की ओर ले जाता है। तो अब आइए समझते हैं ये रिग्रेशन कितने तरह का होता है। रिग्रेशन दो तरह का होता है, यानी जो प्रतिगमन होता है वो दो तरह का होता है। रिग्रेशन के दो प्रकार हैं, प्रतिगमन के दो प्रकार हैं। एक कौन सा है भाई? एक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक है सिंपल रिग्रेशन, एक क्या है? सिंपल रिग्रेशन, और दूसरा है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है ना? एक है सरल प्रतिगमन, एक है सरल प्रतिगमन, और एक है मल्टीपल यानी बहु प्रतिगमन। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? सिंपल रिग्रेशन। सरल प्रतिगमन क्या होता है? सरल प्रतिगमन क्या होता है? सरल प्रतिगमन में, यानी सरल सिंपल रिग्रेशन वो रिग्रेशन होता है जिसमें केवल दो वेरिएबल होते हैं, जिसमें केवल दो चर होते हैं। दो चर, दो चर मतलब एक आश्रित चर होगा, एक आश्रित और दूसरा स्वतंत्र। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन, सरल प्रतिगमन। जो अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया था ना, उसमें दो ही चर थे ना, तो कैसा एग्जांपल था? सिंपल रिग्रेशन का, सरल प्रतिगमन। ठीक है? क्यों भाई? और मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? बहु प्रतिगमन क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? बहु प्रतिगमन क्या है? बहु प्रतिगमन में क्या होता है? दो से अधिक चर होते हैं, यानी यहाँ पे दो से अधिक चर होते हैं। दो से अधिक, दो से अधिक का मतलब समझते हो? दो से अधिक चर का मतलब, यानी इसमें एक तो आश्रित चर होगा, यानी आश्रित चर तो एक ही होगा, लेकिन जो स्वतंत्र चर है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। स्वतंत्र चर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि मांग, जो मांग होती है वो किसका किसका फलन होती है? मांग फलन होती है प्राइस का, ठीक। मांग फलन होती है इनकम का। मांग फलन होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का, संबंधित वस्तुओं का। मांग फलन होती है टेस्ट का, रुचि का। मांग फलन होती है प्रेफरेंस का, अधिमान का। तो देखो, मांग एक आश्रित चर हो गया ना। तो आश्रित चर कितने हैं? एक ही है, लेकिन स्वतंत्र चर काफी हो गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है बहुत सारे, एक है प्राइस, एक है आय, दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा है टेस्ट, रुचि, चौथा है प्रेफरेंस, अधिमान। तो चार वेरिएबल हो गए ना। तो इस तरह से जो मॉडल बनाएंगे, जो प्रतिगमन बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन, बहु प्रतिगमन। तो दोनों में क्लियर हो गया बेटा? क्यों भाई? दोनों चीजें क्लियर हैं? बताओ। पूजा, समझ में आया? अब नोट करके एक दो चीजें और ध्यान में रखो। एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है समष्टि, जिसको बोलते हैं समष्टि। समष्टि क्या होता है पता है ना? पॉपुलेशन, ये स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सांख्यिकी का शब्द है। समष्टि या पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन या समष्टि जो है, पॉपुलेशन या समष्टि क्या होता है? पॉपुलेशन इज इंटायर डेटा, इंटायर डेटा अंडर द
स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी जो हम स्टैटिकल स्टडी करते हैं, यानी हम लोग जो पूरी स्टडी करते हैं, जो हमारे यूनिवर्स में पूरा डेटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, समष्टि बोलते हैं, या यूनिवर्स। और पॉपुलेशन में भी ये अनंत भी हो सकता है और ये अनंत भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट भी हो सकता है और गिनने योग्य भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों हो सकता है। भाई पॉपुलेशन को गिन भी सकते हो ना, हमारे देश की जनसंख्या कितनी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्लियर है ना? तो पॉपुलेशन क्या होता है? जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, पूरा जो डेटा लेते हैं, पूरा डेटा, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। यानी जो भी स्टडी में डेटा प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं? समष्टि। लेकिन एक होता है सैंपल। अब ये बताओ आप लोग, अगर हमसे कोई कह दे कि जाओ अपने देश के सब लोगों की हाइट पता करो, हाइट पता करनी है, हाइट की स्टडी करना है, ऊंचाई कितनी है सबकी, सबका पूरे भारत में भ्रमण करोगे, सबके घर जाओगे तुम? क्यों भाई, सबके घर जाओगे ऊंचाई लेने की, भैया सबकी हाइट कितनी है सारी फैमिलीज में? ऐसा तो करोगे नहीं। सारे स्टेट में जाओगे, सारे स्टेट में दो दो घर या तीन तीन घर जाके पूछ लोगे कितनी हाइट है। तो पॉपुलेशन का पॉपुलेशन का सबसेट, ठीक है, उप समूह होता है, यानी जनसंख्या का, यानी समष्टि का एक उप समूह होता है, उप समूह। यानी जब हम समष्टि का, यानी पॉपुलेशन का प्रतिदर्श, यानी सैंपल का हिंदी क्या है? प्रतिदर्श। प्रतिदर्श के आधार पर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। हम भाई सारे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम लोग सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन का ही एक भाग क्या कहलाता है? सैंपल। क्लियर है भाई? ये दोनों चीजें तो आ गई होंगी। चलें आगे अब। क्यों भाई, चला जाए आगे? हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पीआरएफ पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से सीरियस हो जाइएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। यहाँ से हम लोग पीआरएफ पढ़ेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, यानी इंग्लिश में इसको, शॉर्ट में इसको कहते हैं पीआरएफ, यानी समष्टि प्रतिगमन फलन, समष्टि प्रतिगमन फलन। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बेटा, इंग्लिश जरूर जानते रहो। हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश वर्ड जरूर जानते रहो, क्योंकि ये सब मिलता नहीं कहीं पे, कहीं कोई भी आपको हिंदी में इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या बताता है भाई? समष्टि प्रतिगमन फलन क्या बताता है? ये संबंध बतलाता है किसके बीच? आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों के बीच संबंध बतलाता है, संबंध बतलाता है। पीआरएफ क्या बताता है? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या बताता है? आश्रित चर और स्वतंत्र चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध को बतलाता है। और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, y बराबर β1 प्लस β2 xi। ये है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन।
यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक x है या एक y है। ये β1 β2 क्या है भाई, β1 β2 क्या है, पैरामीटर है, प्राचल है। β1 β2 क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर, समष्टि प्राचल, समष्टि प्राचल। ये प्राचल क्या होते हैं, पॉपुलेशन की विशेषता को बतलाते हैं। अब ये β1 क्या है, β1 क्या बताता है, यहाँ पे β1 ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना होगा, β1। अरे सिंपल सा इसका एक एग्जांपल ले लें। अगर अर्थशास्त्र में हम लोग उपभोग फलन कीन्स का लिखते हैं ना, कीन्स का उपभोग फलन क्या लिखते हैं, c बराबर c0 प्लस c1 yd, यही उपभोग फलन था ना कीन्स का। तो बेटा ये है, ये क्या था, स्वायत्त उपभोग था। यानी आय 0 होने पर एक व्यक्ति उपभोग कितना करता है, c0 अमाउंट, यानी c0 राशि जो है उपभोग करता है। वैसे ही x 0 हो जाएगा तो y कितनी हो सकती है, β1। समझ में आया ना। ऐसे और β2 क्या बतला रहा है कि x में परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताएगा, β2। तो β2 क्या है, स्लोप टर्म है, ढाल है। वैसे ही उपभोग फलन का ढाल क्या था, एमपीसी c1, ये क्या है, एमपीसी, ये स्वायत्त उपभोग है। क्यों भाई, याद है कि नहीं, बताओ। याद है। तो वैसे ही पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, ये संबंध y और x के बीच संबंध बतला रहा है। β1 β2 क्या है, समष्टि प्राचल, पॉपुलेशन पैरामीटर है। β1 क्या बता रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y की वैल्यू औसत रूप से कितनी होगी, β1। और β2 क्या बता रहा है कि x में चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा, β2 पॉइंट। और ये i क्यों लगाए हैं, i गोज टू 1 2 डैश 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 ऐसे जाएगा, इसलिए i लगा रहे हैं, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना। तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है। क्यों भाई, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पता चल गया ना। क्यों भाई, क्लियर है ना, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में इकोनोमेट्रिक्स। हम्म हम्म अब थोड़ा सा ना इसको, अभी हम लोगों ने रिग्रेशन क्या पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू गिवन है, ध्यान से समझना, यानी स्वतंत्र चर की वैल्यू अगर पता हो तो हम आश्रित चर की वैल्यू पता कर सकते हैं ना। हमने जैसे रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कैसे लिखा, y बराबर β1 लिखा प्लस β2 लिखा, xi लिखा। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में क्या है, x की वैल्यू अगर गिवन है तो y की औसत रूप से वैल्यू कितनी होगी, यही तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बताएगा। तो इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, आपको बुकों में एक तरह से और दिख सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड y गिवन xi, एक्सपेक्टेड y गिवन xi बराबर β1 प्लस β2 xi। समझ में आया कि नहीं भाई। एक्सपेक्टेड का मतलब समझते हो, कभी कभी औसत को, जो हम लोग एवरेज नहीं बोलते हैं, औसत को हम लोग औसत भी बोलते हैं, प्रत्याशित भी बोलते हैं, प्रत्याशित। ठीक है। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y i गिवन xi, यानी x के दिए हुए होने पर y की प्रत्याशित या औसत वैल्यू क्या होगी, ये पूरा होल टर्म बता रहा। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, ऑब्लिक, जो ये ऑब्लिक लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, यानी y का औसत मान, यानी y का प्रत्याशित मान कितना होगा जबकि x गिवन है। तो ये फंक्शन क्लियर है ना भाई। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ y कंडीशन अपॉन सम गिवन वैल्यू ऑफ x।
यानी हमें औसत वैल्यू y की पता करनी है, जबकि x की वैल्यू दी हुई है। समझ में आया ना? मान लो ऐसे एक एग्जांपल ले लें, जो मांग फलन का ले लें। मान लो प्राइस 10 रुपए है, तो 10 रुपए के प्राइस पर औसत रूप से क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा कितनी होगी, ये पूरा कौन बता रहा है? ये बता रहा है टर्म। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? बताओ। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने उन लोगों ने प्रायिकता पढ़ा होगा तो यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी को प्रतिबंधित प्रायिकता बोलते हैं। प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होती है कि अगर एक घटना दी हुई है तो दूसरी घटना क्या होगी। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, क्लियर है? एक और अब थोड़ा सा इसको डायग्राम के भी द्वारा समझते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब अच्छा, एक चीज और आप लोगों को पता चल गई होगी कि हम लोग शुरू में ही देखे थे कि इकोनोमेट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या है? गणित, मैथ और सांख्यिकी का और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक हम लोग सीख भी रहे हैं ना। इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स के लॉज, नियम, और क्या यूज कर रहे हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में जो समीकरण यूज होते हैं वैसे ही यूज कर रहे हैं ना। तो तीनों आपको झलक दिख रही है उसकी कि नहीं? क्यों भाई, झलक दिख रही है कि नहीं? बताओ रे, क्लियर है? हाँ, गुड। तो अब आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, एक मतलब चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। मान लो उपभोग जो है वो किसका फंक्शन होता है बेटा? इनकम। उपभोग किसका फंक्शन होता है? इनकम। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? आय। यहां पर क्या ले रहे हैं? सी, उपभोग। ठीक है। अब ये बताओ, मान लो इनकम हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। ठीक है। यानी इनकम दी हुई है। इनकम क्या हुई है? दी हुई। तो अब ये बताओ, अगर आय 100 रुपया है तो अब हमारे समाज में तो बहुत सारे लोग हैं ना। इस 100 रुपए पर बहुत लोग 10 ही रुपए उपभोग करते होंगे, बहुत लोग 20 रुपए उपभोग करते होंगे, बहुत लोग 30 रुपए उपभोग करते होंगे, बहुत लोग 40 रुपए, बहुत लोग 50 रुपए, बहुत लोग 60 रुपए, बहुत लोग 70 रुपए। सबका उपभोग लेवल अलग अलग होगा ना। ऐसे ही 200 पे बहुत लोग इतना उपभोग करते थे, बहुत लोग इतना करते होंगे, बहुत लोग इतना करते होंगे, बहुत लोग इतना करते होंगे, बहुत लोग इतना करते होंगे। ऐसे ही 300 इनकम पर बहुत लोग इतना उपभोग करते होंगे, बहुत लोग इतना, बहुत लोग इतना, बहुत लोग इतना, बहुत लोग इतना, बहुत लोग इतना। ऐसे ही 400 इनकम पे बहुत लोग इतना उपभोग करते होंगे, बहुत लोग इतना, कुछ लोग इतना, कुछ लोग इतना, कुछ लोग इतना, कुछ लोग इतना। ऐसे ही 500 इनकम पे कुछ लोग इतना उपभोग करते थे, कुछ लोग इतना, मान लो कुछ लोग इतना करते होंगे, कुछ इतना करते होंगे, कुछ इतना करते होंगे, कुछ इतना करते होंगे, कुछ इतना करते होंगे। सबका उपभोग लेवल अलग अलग, आय स्तर पर सबका अलग अलग होगा ना भाई। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, समष्टि प्रतिगमन फलन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू दी हुई है तो उपभोग औसत रूप से क्या होगा। तो इसका औसत निकाल लो जरा भैया। 100 रुपए इनकम पर सब लोगों का कितना उपभोग औसतन है? तो मान लो औसतन इतना है। इसका औसत निकालें तो औसतन इसका इतना आया। इसका औसत निकालें इस आय पर तो औसतन इतना उपभोग आया। इस आय पर निकालें तो औसतन इतना आया। इस आय पर निकालें तो औसतन इतना आया। तो सबको औसतन रूप वाला सबको मिला दो। तो ये क्या आ गया? ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन आ गया, समष्टि प्रतिगमन फलन आ गया। समझ में आया कि नहीं? इसी को पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, समष्टि प्रतिगमन रेखा। क्यों भाई, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है?
हैं? हाँ, तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। अब अगले टर्न पे इसको और कंटिन्यू करेंगे। और देखो इसी बीच एक क्लास और लेंगे मैथमेटिकल की, उस दिन जनरल वाली क्लास भी होगी और इसकी भी होगी, तो थोड़ा सा उस दिन 2 घंटे की क्लास